फ्रेंड्स, हिंदी ही नहीं दुनिया की कोई सी भी भाषा पढ़ने के लिए हमें उसे 3 भागों में यदि हम बांट दें तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान। मैं पीआर के स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि उत्तराखंड की जो परीक्षाएं हैं उनमें हिंदी कितना महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय में हम कैसे अच्छा स्कोर करें ये जानेंगे हम इस वीडियो से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चन करना चाहूँगा। पहला कि हिंदी क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई हिंदी एक भाषा है। और फिर दूसरा प्रश्न होगा कि भाषा क्या होती है, तो इसका जवाब आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल सही देंगे कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। फिर मैं आपसे तीसरा प्रश्न करूंगा कि भाई ऐसे कितने तरीके हैं जिनसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 3 तरीके हैं। मौखिक यानी मैंने बोला आपको समझ में आ गया, लिखित मैंने कुछ लिखा आपको समझ में आ गया, ये भी एक भाषा है, और तीसरा होता है सांकेतिक। जैसे आपने रोड साइड पर देखा होगा साइन बोर्ड लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, कहीं पर ऐसा लिखा है, इसका मतलब है यहाँ नो पार्किंग, यानी ये साइन बोर्ड यानी इशारों की भाषा है। तो भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। फ्रेंड्स, हिंदी ही नहीं दुनिया की कोई सी भी भाषा पढ़ने के लिए हमें उसे 3 भागों में यदि हम बांट दें तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, मैंने 3 भागों में बांटा है। देखिए, हिंदी को अगर हम उसके 3 भागों में बांटते हैं, सबसे पहला है इतिहास, दूसरा व्याकरण और तीसरा साहित्य। मैंने यहाँ हिंदी लिखा है क्योंकि हमें हिंदी पढ़ना है। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी विश्व की कोई सी भी भाषा लिखें, फॉर एग्जाम्पल तमिल लिखें हम यहाँ, तो तमिल का इतिहास हम जानेंगे, उसका व्याकरण और उसका साहित्य यदि हम जानें तो हम उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि हमारी हिंदी भाषा दरअसल आई कहाँ से है, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है। तो आप सभी जानते हैं हिंदी की मातृभाषा कहलाती है संस्कृत, तो हिंदी संस्कृत से आई है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ है, कैसे हिंदी डेवलप हुई है। सबसे पहले हमारे पास है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में कुछ 500,000 सालों में कुछ परिवर्तन आया तो उससे बनी पाली भाषा। दोस्तों, ये वो भाषा है जिस समय भारत में और या भारत के आसपास जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो हमारे गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। उसके कुछ समय बाद इस पाली भाषा में कुछ परिवर्तन आया तो बनी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा वो भाषा है जब भारत और उसके आसपास के देशों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, अर्थात महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में है। उसके बाद ये जो प्राकृत भाषा है अपभ्रंश भाषा में टूटी। अपभ्रंश कहते हैं हम किसी भी चीज़ का समाप्त होना, कि किसी भी चीज़ का पतन हो जाना। हिंदी के संदर्भ में अपभ्रंश का मतलब है कि किसी चीज़ का अंत होकर नई शुरुआत होना। तो जब प्राकृत भाषा का अंत हुआ उसके बाद जो नई शुरुआत हुई वो अपभ्रंश 6 भाषाओं में बटी। तो 6 भाग जो थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग था शौरसेनी, जिससे हमारी पश्चिमी हिंदी, जो हम वेस्टर्न हिंदी बोलते हैं, पश्चिमी हिंदी, उसका विकास हुआ। दोस्तों, इसको हम खड़ी बोली भी कहते हैं, पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली। ठीक है, तो ये था हिंदी का संक्षिप्त इतिहास। इसके बाद बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण क्या होता है? देखो, व्याकरण को अगर हम व्याकरण की परिभाषा जानें तो व्याकरण होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड ग्रामर, यानी नियमों और नीतियों का वह समूह जिससे मिलकर के भाषा बनी हो, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। दोस्तों, हिंदी का तीसरा पार्ट है साहित्य। जब हमें पता चल गया कि भाई हिंदी का इतिहास क्या है, हिंदी बनी कैसे, उसके बाद हिंदी को बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या बने, तो जब हमारी भाषा बनकर तैयार हो गई, उसके इतिहास में हमने पढ़ लिया कि हिंदी भाषा बनी कैसे है, उसके बाद हमने व्याकरण में पढ़ा कि उसको बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या लगे हैं, तो यहाँ तक हमारी भाषा तैयार हो जाती है। उसके बाद साहित्य में क्या चीज़ आती है, तो साहित्य में आता है कि भाई भाषा में हमने जिस भी तरह से रचनाएं की है, चाहे वो रचना गद्य यानी कहानियों के रूप में है, चाहे वो भाषा पद्य यानी कविताओं के रूप में है, वो सब साहित्य में आता है। इसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय है इसमें है व्याकरण। व्याकरण को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहें तो उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इन 4 पार्ट्स को यदि हम समझ लें तो हम हिंदी के लगभग 90% सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वर्ण विचार से। वर्ण की परिभाषा क्या है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। जैसे अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट हैं, उसी तरह से हिंदी में अ से लेकर ज्ञ तक सारे वर्ण हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी में कुल वर्णों की कितनी संख्या है और वर्णों के प्रकार क्या है। इस तरह से ये एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है और ये हिंदी का बैकबोन है। ठीक, इसको हम आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दूंगा। इसके बाद बात करते हैं शब्द विचार पर। तो जैसे शब्द को अंग्रेजी में कहा जाता है वर्ड, और आपने अंग्रेजी में बच्चों से एक परिभाषा सुनी होगी कि भाई वर्ड किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक सेंस इज कॉल्ड वर्ड। इसी तरह से हिंदी में भी हम कहते हैं कि वर्णों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है उसे हम शब्द कहते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि निश्चित अर्थ प्रकट करना क्यों महत्वपूर्ण है। मैं आपके पास दो शब्द को लिख देता हूं। हमारे पास ये दो एग्जाम्पल हैं, एक में है ल म क और एक में है क म ल। आप लोग बताएंगे कि इनमें से वैलिड वर्ड यानी एक अर्थपूर्ण शब्द कौन सा है। तो आप में से सारे लोग बताएंगे कि भाई कमल एक अर्थपूर्ण शब्द है। इसका क्या मतलब है? देखो भाई, ग्रुप ऑफ लेटर तो ये भी है, यानी वर्णों का समूह, तो ल म क इसमें भी वर्ण है और इसमें भी वर्ण है, तो वर्णों के समूह तो दोनों ही हैं, लेकिन अर्थ किसका आ रहा है, यानी सेंस कौन सा शब्द रखता है, तो क म ल। तो ये हो गई डेफिनेशन, वर्णों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता हो, केवल वही शब्द है। तो इसके बाद बात करते हैं हम वाक्य विचार पर। जैसे हमने पढ़ा कि भाई वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है, उसी तरह से शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे वाक्य विचार के बारे में। तो जैसे हमने समझा वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है, उसी तरह से शब्दों का व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो इनको हम डिटेल में आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम छंद विचार की। छंद विचार को हम तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक है खुद छंद, एक रस और एक अलंकार। तो फ्रेंड्स, हिंदी में बेहतर स्कोर करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी में एक बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो से लेकर जब तक हम इस टॉपिक को एंड नहीं कर देते तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में।